हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पे। आज की इस लेक्चर में हम लोग जो है क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या है यानी कि रियल नंबर, उसको जो है शुरू करने वाले हैं। यह हमारा लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। इसमें हम लोग पूरा बेसिक से एडवांस लेवल तक जो भी होने वाला है उन सभी को कवर करेंगे। हम लोग सबसे पहले प्रश्नावली 1 के जितने भी जो है परिचय है उसको जानेंगे। जो भी चीज़ यूज में आने वाला है प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करने के लिए वो सब जानेंगे। उसके बाद हम लोग उदाहरण के प्रश्न देखेंगे। उसके बाद हम लोग प्रश्नावली के प्रश्न की तरफ चलेंगे जी। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानेंगे, सबसे पहले हमारा चैप्टर का ही नाम है वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले हम लोग संख्या से ही शुरू करते हैं। क्लास 9th में ये जो भी हम संख्या पढ़ाएंगे वो क्लास 9th में भी आपको पढ़ा दिया गया है। तो ये बात है कि आपने वो याद नहीं रखा है, वो आपकी गलती है। चलिए जी, पहला आपका जो संख्या है वो आपका है, पहला जो संख्या है वो आपका दिया हुआ है प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। वैसी संख्या या कहिए गिनती की जितनी भी संख्या है उन्हें हम प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की जितनी भी संख्या है उन्हें हम प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या चीज जी, देखिएगा, गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, गिनती की जितनी भी संख्या है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिएगा, उदाहरण आपके सामने है। उदाहरण की अगर बात किया जाए तो उदाहरण जैसे आपके पास एक है, क्या है जी, प्राकृत संख्या है। दो है हमारे पास प्राकृत संख्या है, तीन है हमारे पास प्राकृत संख्या है, चार है हमारे पास प्राकृत संख्या है, पांच है हमारे पास प्राकृत संख्या है। लेकिन डैश डैश ये हमारा इन्फिनिटिव तक होता है। जो भी संख्या आप लीजिएगा जिसको हम लोग गिनती की संख्या में यूज करते हैं वो सभी हमारी प्राकृत संख्या होती है। ध्यान दीजिएगा, कभी आपको 1.1 गिनती में दिखाई नहीं देगा, गिनती में दिखाई नहीं देगा, यानी कि ये संख्या जो है आपका प्राकृत संख्या नहीं है। यानी कि पॉइंट वाला और बट्टे वाला संख्या जो है वो आपका क्या नहीं होता है, प्राकृत नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर कोई कह दे 2/1 तो इसमें जो है 2 एक प्राकृत संख्या है, क्योंकि हम किसी भी संख्या के नीचे जो है 1 डाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये भिन्न में नहीं है, इसलिए ये जो दो दिख रहा है, जो हमारा 2 दिख रहा है, ये हमारा क्या है, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, गिनती की जितनी भी संख्या है उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, प्राकृत संख्या कहते हैं। पहला हुआ। अब देखिए दूसरा हुआ क्या चीज, दूसरा हमारा दिया है पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स। पूर्ण संख्या क्या होता है जी, देखिए हमें क्या है, गिनती की जब जरूरत पड़ी तो हम लोग 1 2 से शुरू कर दिया कि ये जैसे हमारे पास एक कलम है तो इसको 1 कहा, दो दूसरा कोई चीज है उसको हमने कहना 2 कहा। ठीक है, ऐसे तो हमने प्राकृत संख्या का जो है इजाद कर लिया, यानी कि हमने प्राकृत संख्या का आविष्कार कर लिया। लेकिन क्या हुआ, अगर किसी के पास कुछ नहीं है तो उसको कैसे दिखाया जाए, तो उसके लिए जब जीरो का आविष्कार हुआ तो उस समय क्या हुआ जी, उसको भी एक संख्या के नाम से उसको भी एक संख्या का नाम दिया गया। जैसे क्या है कि जैसे हमने क्या किया, गिनती की संख्या में जैसे जीरो का ऐड किया तो उसको हमने एक स्पेशल नाम दे दिया, उसको हमने पूर्ण संख्या कह दिया। क्या चीज जी, पूर्ण संख्या कह दिया। तो क्या कहेंगे जी, पूर्ण संख्या किसको कहेंगे, ध्यान दीजिएगा, शून्य के साथ गिनती की सभी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। क्या चीज जी, शून्य के साथ गिनती की सभी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है, यानी कि इसमें कुछ ऐड नहीं किया गया, एक शून्य ऐड कर दिया गया। जो हमारा प्राकृत संख्या था उसमें एक जब जीरो ऐड कर दिया गया तो इसको स्पेशल नाम दे दिया गया था जी, क्या चीज, तो वो आपका पूर्ण संख्या नाम दे दिया गया था। जैसे उदाहरण की बात करेंगे तो उदाहरण हमारे पास देखिएगा, उदाहरण सेम रहेगा लेकिन इसमें एक जीरो ऐड कर देंगे, 0 1 2 3 4
5 डैश डैश, ये भी हमारी संख्या कितनी है जी, बहुत सारी संख्या है, इन्फिनिटिव है, इसमें भी दशमलव में नहीं लेंगे और कैसे जो है गिनती की संख्या लेते हैं उसी तरह से लेंगे। इसमें क्या है जी, एक जो है आपका 0 आ गया। अगर आपसे एक चीज कोई पूछ दे कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो हाँ, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा पार्ट जो है 0 होता है, लेकिन उसमें क्या है सभी संख्या देखिएगा तो इसमें संख्या 1 से शुरू हो रही थी, ये सभी संख्या उसके अंदर में आ जाएगी। लेकिन ये पूर्ण संख्या अगर कोई पूछ दे कि क्या पूर्ण संख्या जो है वो प्राकृत संख्या हो सकती है, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है, तो नहीं हो सकती, क्योंकि 0 आपका क्या नहीं है जी, प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिएगा, अगला जो है आपका वो है आपका पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है जी, इंटीजर्स है। ठीक है, अब देखिए पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक ये है क्या चीज, ध्यान से देखिएगा। जैसे हमारे पास प्राकृत संख्या हो गया, शून्य उसमें मिला दिए तो हमारा पूर्ण संख्या हो गया। तो हमें पड़ी ऋणात्मक संख्याओं की आवश्यकता, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे जैसे हमारे पास होता है प्लस का 40 डिग्री टेम्परेचर, 30 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे ही जो ठंडी इलाका होता है उसमें माइनस में तापमान चला जाता है। क्या चीज़ होता है, माइनस में तापमान चला जाता है। तो उसी के जो है मान लीजिए कि उसी को खोजते खोजते मतलब उसको कैसे डिनोट करेंगे, तो उस समय हमने ऋणात्मक संख्या को जब ऐड किया, ऋणात्मक संख्या को, ठीक है, तो उस समय उसको भी एक स्पेशल नाम दिया गया जिसे हमने क्या कहा जी, पूर्णांक कहा। यानी कि ध्यान से देखिएगा क्या कहा गया, ध्यान से देखिएगा। ऋणात्मक हमने जोड़ा, ऋणात्मक, ऋणात्मक, शून्य तथा धनात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं जी, पूर्णांक कहते हैं। ऋणात्मक यानी कि माइनस वाले संख्या, शून्य यानी कि 0 और धनात्मक का मतलब जो पॉजिटिव होता है उनको, इन सभी संख्याओं को हमने क्या नाम दिया जी, पूर्णांक नाम दे दिया। ठीक है, उदाहरण के लिए आपके सामने क्या है जी, उदाहरण के लिए देखिएगा, उदाहरण के लिए आपके पास जो है जैसे माइनस का इन्फिनिटिव, जैसे प्लस का इन्फिनिटिव होता है उसी तरह से माइनस का इन्फिनिटिव, डॉट डॉट, जैसे माइनस का 3 हो गया, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश, इधर भी प्लस में इन्फिनिटिव तक, ये सभी जो संख्या दिख रही है ये आपकी क्या है, पूर्णांक है। इसमें भी आप देख रहे होंगे कि कोई संख्या दशमलव में नहीं है, कोई संख्या बट्टा में नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे जी, पूर्णांक कहेंगे। अगर आपसे कोई पूछ दे कि सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक होती है, तो बिल्कुल होती है, क्योंकि यही ना था प्राकृत संख्या में, कौन था जी, कौन था, तो यही था, क्या चीज जी, ये जो है प्राकृत संख्या में इतना ही था, इतना ही था। अगर कोई पूछ दे कि क्या सभी पूर्ण संख्या जो पूर्णांक होती है, तो बिल्कुल होती है, क्योंकि देखिए 0 के साथ जैसे लेंगे तो ये पूर्णांक है पूरा हमारा, सॉरी पूर्ण है, ये भी पूर्णांक के अंदर आ रहा है। यानी कि कोई भी अगर कह दे प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या पूर्णांक के अंदर में आती है, तो हाँ जी बिल्कुल आती है। लेकिन कोई अगर कह दे कि सभी पूर्णांक क्या प्राकृत संख्या हो सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं हो सकते। पूर्ण संख्या हो सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं हो सकते। ये आपसे जो है ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ये इतना पता होना चाहिए जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे क्या हुआ कि कोई चीज़ अगर मान लीजिए, जैसे हमारे पास कोई मान लीजिए कि ये पिज़्ज़ा हो गया, क्या हो गया जी, पिज़्ज़ा हो गया। अगर हमें इसमें 4 आदमी को देना है, 4 आदमी को देना है और एक पिज़्ज़ा है, कितना पिज़्ज़ा है जी, एक पिज़्ज़ा है, 4 आदमी को हिस्सा लगाना है, तो कैसे लगाएंगे, कैसे डिसाइड करेंगे। तो इसमें क्या हुआ कि हम एक यानी कि जो चीज़ बांटना है उसको ऊपर रखेंगे, जो चीज़ जितना आदमी को बांटना है उसको नीचे रखेंगे। और देखिए जब इसको ऐसे रखें तो यहाँ पे कह रहा है, कहने का मतलब है कि एक चीज़ है उसमें 4 आदमी को भाग दिया जा रहा है, ये तो बटा में आ गया, इसी को हमने क्या कहा जी, भिन्न कहा। जब ऐसा सिचुएशन आया, ऐसा सिचुएशन आया, तो हमने इसको एक स्पेशल नाम दे दिया। एक स्पेशल नाम क्या दे दिया जी, उसको हमने कह दिया परिमेय संख्या। लेकिन ध्यान रखिएगा बहुत सारे बच्चे को जो है परिमेय संख्या का फुल डिफिनेशन नहीं पता होता है, ध्यान दीजिएगा, सब हम समझाएंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है जी। अब देखिए हमने बतला दिया कि क्यों आवश्यकता जब पड़ी, जैसे कि ऐसे सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हमें आवश्यकता पड़ी, तो उस समय हमें क्या मिला जी, प्राकृत संख्या की सॉरी परिमेय संख्या की आवश्यकता पड़ी। जब परिमेय संख्या की आवश्यकता पड़ी तो देखिए परिमेय संख्या कहते किसको है, क्या कहते हैं,
वैसी संख्या जिसे पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके तथा पी व क्यू पूर्णांक हो, क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो। ध्यान दीजिएगा, तब हम लोग क्या कहेंगे, वो संख्या इन तीनों कंडीशन को फुलफिल करेगी तो उसे हम लोग कहेंगे परिमेय संख्या। जैसे देखिएगा क्या है कि जैसे देखिए पहले कह रहा है वैसी संख्या जिसे पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, यानी कि बट्टे के रूप में लिखा जा सके। यानी कि हमने लिखा √3/2, ये बट्टा के रूप में है, बिल्कुल है। यानी कि अभी तक हम कह सकते हैं पहला कंडीशन से ये परिमेय संख्या है। ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या है। ये क्या है जी, परिमेय संख्या है। पहला कंडीशन से हम कह रहे हैं, कंफर्म नहीं कर रहे हैं कि परिमेय संख्या है कि नहीं है, इसको गलत साबित कर रहे हैं कि ऐसे क्या है। दूसरा देखिए, व्यक्त किया जा सके तथा पी व क्यू क्या है जी, पूर्णांक है। अब देखिए क्या √3 कहीं पे पूर्णांक में देखे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ कहीं √3 देखे हैं आप पूर्णांक में कहीं √3 देखे हैं, नहीं देखे हैं। यानी कि ये जो √3 दिख रहा है, ये √3 जो है पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक नहीं है तो ये कैसे जी, ये तो फुलफिल कर ही नहीं रहा है, यानी कि ये परिमेय नहीं है। अगर कोई बच्चा जो है कह रहा है कि √3/2 या कह रहा है √3/1, ये तो पी वाई क्यू के रूप में है, तो बिल्कुल है जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए ध्यान से कि ये कह रहा है पी वाई क्यू के रूप में होना चाहिए, लेकिन पी और क्यू जो है क्या होना चाहिए जी, पूर्णांक होना चाहिए। लेकिन √3 कहीं पे पूर्णांक नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो है, और क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो का मतलब होता है यहाँ पे जैसे हमने लिखा 5 बट्टे अगर जीरो करे तो इसका कोई निश्चित वैल्यू नहीं आता है। इसीलिए कभी भी आप देखिएगा तो क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो ही लिखा जाता है, क्योंकि क्यू का जो है अगर क्यू के जगह पर जीरो रखा जाए तो उसका कोई निश्चित वैल्यू नहीं निकलता है, ठीक है। चलिए जी, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आपका दिया हुआ है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जो परिमेय नहीं है, नॉर्मल परिभाषा हो गया। या कहिए वैसी संख्या जिसका निश्चित मान नहीं निकले उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, अपरिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसका कोई निश्चित मान न हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, बहुत सारे बच्चे जो है रट लेते हैं कि जो संख्या रूट में दिखेगी वो हमारी अपरिमेय है। तो ऐसा जो है अगर कहते हैं तो अगर आपको रूट अंडर में 4 दे दिया जाए तो आप कहेंगे ये अपरिमेय है, आपके अनुसार तो अपरिमेय हुआ, लेकिन वास्तव में यहाँ से 2 बाहर निकल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा जी, परिमेय बन जाएगा। दिख रहा था अपरिमेय के जैसा, लेकिन क्या था, ये परिमेय था, ठीक है। तो हमको जो है ये सिचुएशन देखते हुए नहीं लगाना है कि कोई भी संख्या रूट में दिखे तो वो हमारी अपरिमेय है, ऐसा नहीं है। जो भी संख्या, जैसे उदाहरण की बात करें, अगर जैसे हम उदाहरण की अगर बात करते हैं, उदाहरण की परिमेय संख्या में देखिएगा उदाहरण ध्यान से, 5/4 हो सकता है, बट्टा में है, पी बाई क्यू के रूप में है। अब देखिए दूसरा हो सकता है -7 हो सकता है, पूर्णांक है, इसके नीचे 1 लगा सकते हैं अपने अनुसार से, ठीक है। अब देखिए जैसे 7 प्लस का भी हो सकता है, नीचे इसके भी 1 लगा सकते हैं। जैसे क्या हो गया, 9/3, माइनस में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। दशमलव में भी कोई संख्या होती है, वो भी हमारी क्या होती है जी, परिमेय संख्या होती है। जैसे 1.3 ये परिमेय है, लेकिन जैसे 0.3 ये भी हमारी क्या है जी, इसके ऊपर बार है। ध्यान रखिएगा, जो संख्या बार बार रिपीट होती है वो सारी संख्या जो हमारी क्या कहलाती है जी, वो जो है सॉरी, जो संख्या बार बार रिपीट होती है उसके ऊपर बार लगा दिया जाता है, वो भी हमारी परिमेय संख्या ही होती है, ठीक है।
तो आप देखिए परिमेय संख्या का उदाहरण हो गया, जैसे आपका जो है रूट अंडर अगर 4 दे दे तो ये भी हमारी क्या है जी, परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ से जो है आपका क्या निकल के आएगा, 2 बाहर निकल के आएगा, 2 क्या है जी, परिमेय संख्या है। जितना भी आपको पूर्णांक दिखेगा वो क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे जो है एक डाल सकते हैं, एक डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे खाली 5 लिखा हो तो 5/1 लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। और जैसे हम इसको ऐसे लिखे, ये क्या बन गया जी, परिमेय संख्या बन गया। तो नॉर्मल ऐसे जब दिखे 5 भी दिखे तो ये हमारा क्या है जी, परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन हम तो बात कर रहे थे अपरिमेय की, और ये जो है उदाहरण है किसका जी, परिमेय की। तो यहाँ पे जो है परिमेय का उदाहरण, इसमें जो है यहाँ पे आपकी जो संख्या आएगी उदाहरण के तौर पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे आएगा रूट अंडर का 2, रूट अंडर का 3, रूट अंडर का 5, रूट अंडर का 7, यानी कि इसमें जो है संख्या आएंगी रूट अंडर में आएंगी। अब देखिए यहाँ पे अगर एग्जांपल आप लिखना चाहें तो यहाँ पे उदाहरण के तौर पे लिख सकते हैं, क्या चीज़ लिखे थे जी, माइनस का 7 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 9/3 हो गया, 4 हो गया, 4/3 हो गया माइनस का, और यहाँ पे हो गया 1.5 हो गया, या 0.3 के ऊपर बार हो गया। ये हमारी सभी संख्या क्या थी जी, परिमेय थी, और समझाया हमने कैसे परिमेय थी, ये सब हमने बतला दिया है। ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कहिएगा कि इसमें निश्चित मान कैसे नहीं आता है, देखिएगा ये रूट से बाहर नहीं निकल पाएगी, रूट से बाहर नहीं निकल पाएगी। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है अब आपका चैप्टर का नाम आ गया जी, चैप्टर का ही नाम आ गया, कह रहा है कि वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, देखिएगा प्राकृत हमने पढ़ा, वो किसके अंदर आ गई, पूर्ण के अंदर आ गई, यानी कि प्राकृत संख्या को पूरा मिला लिया किसने, पूर्ण संख्या के अंदर आ गई। और पूर्ण संख्या किसके अंदर आ गई जी, पूर्णांक के अंदर आ गई। और पूर्णांक सभी किसके अंदर आ गए, परिमेय के अंदर आ गए। और एक था अपरिमेय, वो थोड़ा अलग था। तो जितनी भी संख्या अभी तक हमने पढ़ी है वो किसमें थी जी, परिमेय में थी, और दूसरी एक संख्या क्या थी, अपरिमेय थी। और जब दोनों को मिला देंगे, परिमेय और अपरिमेय और परिमेय दोनों को जब मिला देंगे तो यही हमारी क्या हो जाएगी जी, वास्तविक संख्याएं हो जाएगी। और अभी तक आपको जितना भी संख्या पढ़ाया गया है, जितना भी संख्या बतलाया गया है, अभी तक आपने जितना भी संख्या पढ़ा है वो सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज जी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं जी, वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि परिमेय संख्या जितना थी, अपरिमेय संख्या जितना थी, वो सभी को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। लास्ट कैलकुलेशन वही है। अब देखिए जो उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए तो 1 लिखिए, 5 लिखिए, 0 लिखिए, 5 लिखिए, ओ यार 5 लिखिए, 1.3 लिखिए, √3 लिखिए, √7 लिखिए, √3 लिखिए, √2 लिखिए, पॉइंट में 3 बार लिखिए, या 3.59 लिखिए। ये सभी जो है क्या चीज़ है, ये सभी संख्या है जो भी दिख रही है आपको क्या है, वो आपकी वास्तविक संख्या है। अभी तक जितना भी संख्या आपको जानना था उसमें हमने लगभग बतला दिया, लेकिन इसमें भी और बहुत सारी संख्याएं हैं जिसको जानना है। जैसे देखिए ये जितनी भी संख्याएं हमने बतलाया वो सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं थी। अब देखिए ये कुछ एक्स्ट्रा जो है संख्याएं हैं, ध्यान दीजिएगा इन पे। ठीक है, अब देखिए कह रहा है सम संख्या। सम संख्या किसको कहते हैं जी, वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर, जिसमें 2 से भाग देने पर वह संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे क्या कहते हैं जी, उसे हम लोग कहते हैं सम संख्या। क्या चीज जी, वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने और वह संख्या पूर्णतः विभाजित हो उसे सम
संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं जी? उसे सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर वह संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए तो उदाहरण देखिएगा ध्यान से। उदाहरण आपका हो गया 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है, डैश डैश ऐसे ही इन्फिनिटिव तक बहुत सारी संख्याएं हो सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें भी दशमलव में नहीं आता है। ये भी संख्या जो होती है वो पूर्णांक से निकली होती है, लेकिन एक स्पेशल प्रकार की संख्या होती है। ठीक है जी। अब देखिए इसके जैसे अगर इसके व्यापक रूप की बात करें, यानी कि नॉर्मल ये कैसे दिखती है, तो इसका सम संख्या का व्यापक रूप, सम संख्या का व्यापक रूप 2m होता है। अब कहिएगा ये कैसे? कोई भी संख्या लीजिए, अगर उसमें 2 कॉमन आ जाए तो वो हमारी संख्या सम संख्या होती है, नॉर्मल समझिए। या कहिए 2 से जिसमें भाग देने पर शेषफल एक भी 0 बचे तो उसको हम सम संख्या कहते हैं। और इसका नॉर्मल रूप 2m होता है। ये आपके बोर्ड में क्वेश्चन इससे बनता है, इसीलिए बतला दिए हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं विषम संख्या। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा जो है विषम संख्या। चलिए जी, विषम संख्या किसको कहते हैं? ध्यान दीजिएगा। विषम संख्या वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर शेषफल 1 बचे, उसे ये जो है 1 बचे उसे विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर शेषफल 1 बचता है उसे हम लोग क्या कहते हैं जी? विषम संख्या कहते हैं। अब इसके उदाहरण की बात करते हैं। उदाहरण की बात करते हैं तो देखिएगा, उदाहरण में इसके देखिए 1 आ गया, क्योंकि 1 में 2 से भाग देंगे तो क्या बचेगा जी? 1 शेषफल बचेगा। उसी तरह से आपका 1, 3, 5, 7, 9, 11 डैश डैश इन्फिनिटी तक जाएगा। ये हमारी क्या है जी? विषम संख्या है। ये क्या है जी? विषम संख्या है। अब देखिए विषम संख्या का जो है विषम संख्या का व्यापक रूप, विषम संख्या का व्यापक रूप होता है 2m + 1। ये 2m तो होता है सम संख्या का, इसमें एक जोड़ दीजिए, जो शेषफल होता है उसको जोड़ दीजिए तो हमारी विषम संख्या का व्यापक रूप होता है। यानी कि नॉर्मल संख्या जो है इस तरह से कुछ दिखेगी। यानी कि उसमें समझिए कोई भी संख्या है, अगर वो विषम सम है, अगर सम संख्या है उसमें एक जोड़ दिया जाता है तो हमारी विषम बन जाती है। ये ध्यान रखिएगा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं हमारा। अगला जो यहाँ पे है, सबसे पहले भाज्य देखने से पहले अभाज्य देख लेते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? वैसी संख्या जिसका गुणनखंड केवल 2 हो, यानी कि केवल और केवल 2 गुणनखंड जिस संख्या का होता है वो हमारी अभाज्य संख्या होती है। जैसे देखिएगा, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड केवल 2 होता है उसे विषम संख्या, सॉरी
वैसी संख्या जिसका गुणनखंड केवल 2 हो, केवल 2 हो, उसे अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 हो उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे क्या है यहाँ पे उदाहरण अगर देखा जाए, उदाहरण तो जैसे हमने 2 लिखा तो 2 गुणनखंड होने का मतलब ये संख्या कितनी संख्या से कट रही है, ये संख्या जो है वो कितनी संख्या से अदर संख्या से कट रही है। तो देखिएगा ये जो कटेगा 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। तो देखिए एक गुणनखंड हो गया ये 1 और एक गुणनखंड हो गया 2, यानी कि 2 ही संख्या से कट रहा है, यही कहने का मतलब था। उसी तरह से अगर 3 लिखते हैं, यहाँ पे 3 लिख दिए तो 3 भी अगर देखते हैं आप, 3 भी अगर देखते हैं आप तो 3 कटेगा, या तो 3 से कटेगा या 1 से कटेगा। तो देखिएगा इसका भी गुणनखंड कौन आ रहा है, 1 और 3, यानी कि 2 ही गुणनखंड आ रहा है। उसी तरह से आपका हो जाएगा 5, 7, 11, 13 डैश डैश इन्फिनिटी तक। अब कहिएगा आपने 9 क्यों नहीं लिया, तो 9 देखिएगा किससे किससे कटता है, 1 से कटता है, 3 से कटता है और 9 से कटता है। तो 1 और 9 से कटता तो ठीक था, अभाज्य था, लेकिन जैसे एक तीसरी संख्या से कटा वो हमारा अभाज्य नहीं रहा। ठीक है, तो ये रहा आपका जो है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो है भाज्य या यौगिक संख्या यानी कि कंपाउंड नंबर्स। अब ये क्या होता है जी, ये क्या होता है, तो जो हमारा जो है अभाज्य समझिए नहीं होता है, वो हमारा क्या होता है जी, भाज्य होता है। अब देखिए कैसे, अब देखिए कैसे, वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसके अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक, 2 से अधिक हो, उसे वैसी संख्या जिसके अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे भाज्य या यौगिक संख्या कहते हैं। भाज्य या यौगिक संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए समझते हैं, यहाँ पे उदाहरण आपके सामने है 4। अब कहिएगा 4 ही क्यों लिए, उसके पहले आप खुद चेक करिए। जैसे 1 है तो 1 ही से कटेगा, 2 है तो ये किससे 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, 3 है तो 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। लेकिन जब 4 की बात होगी, जब भी 4 की बात होगी तो ये किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। यानी कि एगो संख्या और एगो दूगो संख्या से अधिक से कट रहा है, यानी कि 3 गो संख्या से कट रहा है, 4 गो संख्या से कट रहा है, वो हमारा क्या है जी, भाज्य है। तो यहाँ पे तो 3 गो से कट रहा है, इसका मतलब इसीलिए ये क्या है, भाज्य है। और ये जो हमारा नहीं है जी, क्या नहीं है, तो भाज्य नहीं है लेकिन अभाज्य है। चलिए जी ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे अगर आते हैं तो यहाँ पे अगला जो हो सकता है, यहाँ पे 4, 6, 8, 9, 9 क्योंकि 1 और 3 और 9 से कट रहा था, 2 से अधिक उसके गुणनखंड थे, क्या थी से, यहाँ पे अभाज्य लिखना गलत होगा, यहाँ पे थोड़ा सा जो है अभाज्य लिखना गलत होगा, यहाँ पे अभाज्य नहीं होगा। ठीक है, जिसका गुणनखंड, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, इतना सही है। उस वहाँ पे अभाज्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ अभाज्य संख्या ही आती है, इसलिए वहाँ पे अभाज्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए जी अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं सहअभाज्य क्या होता है। सहअभाज्य का मतलब क्या होता है जी, वैसी संख्याएं, वैसी संख्याएं जिनका HCF 1 हो, HCF का मतलब मौस 1 हो, यानी कि महत्तम समापवर्तक 1 हो, उसे क्या कहते हैं, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। डायरेक्ट लिखिए, वैसी संख्या, संख्या जिनके मौस 1 हो उन्हें सहअभाज्य
संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं जी? सहभाज्य। जैसे हमारा उदाहरण की बात करेंगे, जैसे हो गया 7 5 7 5। अगर 5 में अगर 5 से 7 में भाग देंगे तो 5 एकम 5, 2 आएगा, और 2 से 5 में भाग देंगे तो 2 मर्त में जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 1 आएगा, 1 से 2 को काटेंगे 2 मर्त में, ये कट जाएगा। यानी कि देखिएगा जो लास्ट में कटता है वही हमारा क्या होता है? HCF होता है ना, मौसम वही ना होता है। तो यहाँ पे देखिएगा तो आपका क्या होगा जी? ये हो जाएगा 9 11 हो जाएगा, 8 9 हो जाएगा, डैश डैश बहुत सारी संख्याएं हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी जी? बहुत सारी संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, अब जो है आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब जो है आपके जो है अभी तक जितना बतलाया वो सभी संख्या के बारे में था, जो आपको क्लास 9th में ही पढ़ा दिया गया था, आपको याद नहीं था वो अलग बात है। आपको याद नहीं था या याद भी था तो अब जो है रिवीजन हो गया। ठीक है, अब देखिए आपका जो है पहला जो दिया हुआ है परिमेय, ठीक है, पहला परिमेय दिया हुआ है आपके बुक में ही, आपको दिया हुआ है अंक गणित की आधारभूत परिमेय, परिमेय 1.1 अंक गणित की आधारभूत परिमेय। अब देखिए ये आधारभूत परिमेय कहता क्या है, ध्यान से एक बार पढ़ेंगे, एक बार समझाएंगे, ध्यान से देखिएगा। प्रत्येक अभाज्य संख्या, प्रत्येक भाज्य संख्या, और भाज्य संख्या किसको कहते हैं? जिसका गुणनखंड या जो संख्या दो संख्याओं से ज्यादा संख्याओं से कटे, दो से अधिक संख्याओं से कटे, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। ये तो कंफर्म होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या, क्या चीज जी? प्रत्येक मतलब हर एक, कोई भी हो भाज्य संख्या, बस भाज्य संख्या होनी चाहिए। उसके बाद कह रहा है संख्या को अभाज्य गुणनखंड के एक गुणनफल के रूप में गुणनखंडित या व्यक्त लिखना या गुणनखंडित किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड में आने वाले क्रम का मतलब होता है कि क्रम में लिखा जाए, यानी कि जैसे है स्टेप बाय स्टेप लिखा जाए क्रम में। ठीक है, बिना अद्वितीय होता है। अब इसका मतलब क्या है? जैसे हमने क्या कहा, अगर हम 48 लेते हैं, ठीक है, अगर हम 48 लेते हैं तो ये भाज्य संख्या है, ये हमको पता है, क्योंकि ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, 6 से कटेगा, ये बहुत सारी संख्याओं से, यानी कि 2 से अधिक संख्याओं से कट रही है, यानी कि इसके 2 से अधिक गुणनखंड है। ठीक है, अब देखिए, अब कह रहा है कि ये जो परिमेय दिया है वो दिया है अभाज्य गुणनखंड के ऊपर। अभाज्य गुणनखंड के मतलब इसमें जो है भाग दिया जाएगा, भाग ही दिया जाएगा, लेकिन जो है अभाज्य संख्या से। अब देखिएगा 48 का अब अगर अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 हमारा अभाज्य संख्या है, बिल्कुल है, तो ये 24 दूना 48 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे 6 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 3 अभाज्य संख्या है, इसके आगे नहीं करेंगे। ठीक है, अगर इसी 48 को हम लोग ऐसे करें, कोई एक्स्ट्रा बचाया, उसने कहा मैं तो पहले 3 से ही दूंगा, तो 24 तिया 48, सॉरी 16 तिया 48, फिर कहा 2 से देंगे 8 मर्त में, 2 से 4 मर्त में, फिर 2 से 2 मर्त में। ठीक है, अब कोई आया कहा कि नहीं तुम भाई गलत हो, तुम भाई सही हो। तो क्यों? उसने कहा कि आपने लिखा है तो ठीक है, ये पहले 2 से काटा, उसके बाद 3 से काटा, उसके बाद 4 से। ये सिर्फ बच्चों क्लास के लिए थी। बच्चे क्लास में ये सिखाया जाता था कि सबसे पहले छोटी संख्या से काटना है, बड़ी संख्या से उसके बाद में काटना है। लेकिन यही जो है, ये जो है आपका परिमेय सिखाता है कि ये मतलब नहीं है कि आपने बड़ी संख्या से पहले काटा या छोटी संख्या से, उससे हमको मतलब नहीं है। उसके क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे उसके क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो अभाज्य संख्या से आप भाग दे रहे हैं, यानी कि अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं, उसके क्रम से फर्क नहीं पड़ता कि पहले आप बड़ी संख्या से भाग दे रहे हैं या छोटी संख्या से भाग दे रहे हैं, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता। इससे फर्क पड़ता है कि आप इसमें कुछ गलत छोड़े नहीं। लेकिन तब इसका मतलब ये परिमेय के अनुसार ये सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। अब इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में गुणनखंडित करने का मतलब है 48 बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 गुने 3। देखेंगे कि 2 आया है और 3 आया है, लेकिन 2 कितना बार आया है? तो 1 2 3 4,
तो 4, यहाँ पे 2 के घात में 4 लगा देंगे। 3 कितना बार आया है, तो 1 नहीं लिखे और लिखे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये रहा अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमने गुणनखंडित कर दिया जी। अब इसको अगर करते हैं तो ये भी 48 है जी। तो इसको पहले 3 गुने 2 करेंगे और 3 और 2 के 1 2 3 4 गो 2 है, तो यहाँ पे 4 गो, दोनों सही है। यही ये परिमेय सिखाता है कि ये अभाज्य गुणनखंड अगर आप कर रहे हैं तो पहले आपने बड़ी संख्या से काटा है या छोटी संख्या से काटा है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्रम से कोई मतलब नहीं होने वाला है। ये रहा आपके जो है परिमेय का मतलब, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये मतलब आपको समझ में आया होगा। अब देखिए आते हैं, क्योंकि ये चैप्टर जो है आपका पहला प्रश्नावली जो है बेस इसी पे है। अभी तक हमने जो भी सीखा था वो याद रखने वाला है, वो आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकता है, और आपसे उससे सब्जेक्टिव भी बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बेसिक जो होता है वो न्यू होता है। बेसिक जो होता है किसी चीज़ का न्यू होता है। अब देखिए आते हैं एलसीएम में। अगर हमसे कोई कह दे कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा क्या निकालिए, लसा निकालिए या मौसा निकालिए, ठीक है, लसा निकालिए या मौसा निकालिए, यानी कि इसको कहेंगे लसा लघुत्तम समापवर्तक, इसको कहेंगे मौसा यानी कि महत्तम समापवर्तक, ठीक है। अब देखिए जैसे हमने 2 गो संख्या लिया, जब भी निकलेगा तो 2 गो संख्या के बीच ही निकलेगा, 2 से अधिक भी संख्या हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने छोटा संख्या अगर एग्जाम्पल के तौर पे लिया, हमने एग्जाम्पल के तौर पे कि कैसे हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, वो आपका जो लिखा हुआ है उसी को समझा रहे हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो 16 और हम लोग अगर 32 का निकालते हैं, क्या करते हैं जी, 16 और 32 नॉर्मल निकलेगा, देखिएगा। तो हम तो सबसे पहले जो पहला कंडीशन है कि अभाज्य गुणनखंड करेंगे 16 का, तो 2 8 मर्द में कट जाएगा, 2 से 4 मर्द में कट जाएगा और 2 से 2 मर्द में कट जाएगा। इसको 32 नहीं करके कुछ और कर लीजिए, जैसे 72 कर लीजिए, चलिए, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग लिख सकते हैं 16 बराबर लिख सकते हैं 1 2 3 4, 2 का घात में 4, ठीक है। अब देखिए 72 का करेंगे तो 72 का देखिएगा, 72 2 से कटेगा, 36 दूना 72 हो जाएगा, फिर यहाँ पे कितना से कटेगा, 2 18 दूनी 36, 2 9 दूनी 18 और 3 3 तिहाई 9, यानी कि अगर 72 बराबर हम लोग लिखना चाहें तो लिखेंगे क्या, 2 गुने 3, 2 गुने 1 2 3, 2 बार 2 आया, सॉरी 3 बार 2 आया है और 2 बार कितना आया है, 3 आया है। अगर 16 वालों को भी साथ में लिखते हैं, यहाँ पे 16, यहाँ पे 2 का घात 4 आया है 16 का मतलब, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है जी। अब थोड़ा सा देखिए, हमने दोनों को लिख लिया, हमने इसका अभाज्य गुणनखंड किया, इसका अभाज्य गुणनखंड किया, इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिया, यहाँ तक ठीक है, ठीक है। अगर आपसे कहे कि इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए और अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए, तो एक संख्या के लिए ये हो गया और दूसरे के लिए ये हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमसे इसमें कह दे कि आप लौसा निकालिए या कह दे मौसा निकालिए, लौसा निकालिए या कह दे कि मौसा निकालिए, ठीक है। तो देखिए लौसा के लिए कुछ नहीं किया जाता है, एलसीएम, एलसीएम के लिए क्या किया जाता है, ध्यान रखिएगा, 2 संख्या दिख रहा है दोनों में उसको एक बार लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद कह रहा है कि इसमें जो घात है, जो संख्या दोनों में मिल रहा है उसका अधिकतम घात लिखिए, उच्चतम घात। देखिए यहाँ पे कह रहा है संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल, यानी कि सबसे बड़ी घात कौन सा है इसमें, 2 का घात 4 शून्य। उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पे संख्याओं में संबद्ध या में संबद्ध रखने वाली उस संख्या को भी गुणनफल करना है, यानी कि इसमें 3 का घात 3 का भी गुणनफल करना है। अब इसको लिखेंगे 2 का घात कितना था 16 और 3 की का जो है घात 2 ना था, 3 का घात यहाँ पे 2 था, 144 हो जाएगा, ठीक है, 16 9 144, ठीक है। अब देखिए लेकिन यही HCF कहेगा तो ये कहता है जो दोनों में कॉमन हो, यहाँ पे देखिए संख्याओं में प्रत्येक में उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में शामिल हो, दोनों में हो। तो अब देखिए दोनों में यहाँ पे 2 दिख रहा है तो 2 लिखेंगे, लेकिन ये कहता है हमें भाई साहब बड़ा घात नहीं चाहिए, हमें छोटा ही घात दे दो जो दोनों में समान हो। तो इसमें छोटा घात देखिएगा सबसे ज्यादा किसका है, 3 का है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यानी कि 2 का घात 2 गुने 2 यानी कि 8 हो गया। तो आपका जो है
यहाँ पे मौसा आपका ये हो गया और लौसा ये हो गया, मौसा और लौसा ये हो गया। और ये रहा निकालने का तरीका। कैसे निकालते हैं ये आपके बुक में भी दिया हुआ है, लेकिन हमने वहाँ से जो है निकाल करके आपके लिए स्पेशल लाया है जी। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे कोई कह दे, अगर आपसे कोई कह दे, अगर आपको दे दे, इसको कहते हैं पहली संख्या। इसको कहते हैं, ठीक है, दूसरी संख्या। अब देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या, यानी कि हमने कहा ये फर्स्ट वाला नंबर है, इसी पे समझा देते हैं। ये सेकंड वाला है, ठीक है, सेकंड वाला है। अब देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या हमको पता है। अगर हमारे पास मौसा एलसीएम ही मालूम है, एलसीएम हमारे पास कितना है, एलसीएम हमारे पास देखिएगा कितना है, एलसीएम हमारे पास 144 है। यानी कि हमने कहा कि पहली संख्या ए बराबर आपके पास 16 है, बी बराबर आपके पास कितना है जी 72 है, और एलसीएम बराबर 144 है। तो बतलाइए एचसीएफ क्या होगा। तो इस फॉर्मूला का यूज उस समय आप करिएगा, आसानी से आंसर आ जाएगा। कैसे, तो हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, तो एचसीएफ को रहने देंगे इधर और एलसीएम को उधर भेज देंगे। तो ये तो पहले ए गुने बी है बट्टा बट्टा, और एलसीएम हमारे पास, एलसीएम यहाँ पे आ गया। अब देखिए ए गुने बी हमारे पास कितना है 16 गुने 72 बट्टा यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 144 ना था, ये तो क्वेश्चन मार्क है, ये 144 था ना, तो ये 9 अर्थ में कट जाएगा, 9 8 72, एचसीएफ ना, ठीक है 8 आ गया एचसीएफ, एचसीएफ 8 आ गया। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये कंडीशन हम समझाना चाहेंगे कि आखिर ये फॉर्मूला है तो क्या सिद्ध कर सकते हैं इसको। बिल्कुल, यहाँ पे है कितना जी, एचसीएफ और एलसीएम का गुणा कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम का गुणा का मतलब 8 गुने 144 कीजिए। 8 चौका 32 हासिल के तौर पे 3, 8 चौका 32 3, 35 हासिल 3, 8 और 3 11, 1152 आ गया। उसी तरह इन संख्या यानी कि ए गुने बी करिए, ए गुने बी का मतलब 16 गुने 72, 16 दूनी 32, 3 16 नवा 16 सत्ते 91, 16 सत्ते 91 और 3 कितना होता है, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे 16 दूनी 32 हासिल के तौर पे 3 और 16 सत्ते 112 और 3 15, 115 हो गया। तो देखिएगा ये इसका गुणनफल और इसका गुणनफल दोनों सेम आ रहा है, इसका मतलब ये संख्या और ये संख्या दोनों समान होगी, ठीक है, दोनों समान होगी। चलिए जी, ये रहा आपका जो है, इस क्लास में हमने आपको जो है, इस क्लास में क्या था, जितना भी बेसिक बात हमको बतलाना था, जो आपके ऑब्जेक्टिव के लिए ज़रूरी था, आपके प्रश्नावली के लिए ज़रूरी था, वो हमने बतला दिया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को क्या करना है जी, लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर से करना है, दोस्तों के पास शेयर कर देना है, और जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और इस पैनल पीडीएफ के लिए आपको देखिए यहाँ पे नीचे जो दिख रहा होगा पीडीएफ या नोट्स का सेक्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करिएगा तो आपको जो है ये जाकर आप पीडीएफ वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए जी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट करिएगा कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।